हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब बोहर मॉडल ऑफ एन एटम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी और फिर जाके हम बोहर मॉडल को ऑफ एटम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसने क्या कंसेप्ट दिया था हम लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 4। बोहर्स मॉडल के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बेटा हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो छोटी टर्म्स है बेटा, दैट इज मास नंबर। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो मास नंबर की बात करें, देखो छोटे छोटे टर्म्स है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ए मास नंबर का मतलब होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे देन यू विल गेट द मास नंबर ऑफ दैट एटम। एंड आपको पता है कि ये दोनों चीजें कहां प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट होती है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड कलेक्टिवली इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। और ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स बेटा, क्लियर है। अब मास नंबर क्या होता है? इस तरीके से होता है बेटा, अगर आपको कोई एटम दे रखा है, इफ एनी एटम इज गिवन then you have to show the mass number in the superscript of the atom। उसको हम सुपरस्क्रिप्ट में शो करते हैं बेटा, ऊपर की तरफ शो करते हैं, जैसे मैंने आपको शो किया होगा बेटा यहां पे, उस तरीके से। अब देखो दूसरा केस, दूसरा पॉइंट बेटा, इसमें दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की बात करें यहां पे तो हम ये कहते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। और बेटा देखो, और इज इक्वल टू द नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, ठीक है। ये जो दूसरे वाला केस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस है, ये आपको ध्यान से लिखना है। क्यों ध्यान से लिखना है? बिकॉज दिस डेफिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यह डेफिनेशन तभी एप्लीकेबल है जब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। व्हेन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तब जाके हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो सकता है। अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, उस टाइम पे ये डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी वहां पे। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है बेटा, क्लियर है। अब देखो इसी में हम शो करें x, तो जो एटॉमिक नंबर है दैट इज रिटन इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एटम। वो एटम के सबस्क्रिप्ट पे लिखा जाता है। दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, ये आपको पहले ही बताया हुआ है मैंने, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है बेटा। एंड दिस इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। वो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, और एक क्या है? सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट पे हम एटॉमिक नंबर शो करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में हम मास नंबर शो करते हैं बेटा, क्लियर है। अब देखो थर्ड हमारे पास है बेटा आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स की बात करें हम लोग तो ये हम कहेंगे यहां पे when any two atoms have same atomic number but different mass number, अगर किन्हीं दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो सच काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोटोप्स, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। यू मस्ट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है और मास नंबर क्या होना चाहिए? अलग अलग। अब हम इसके एग्जांपल दें बेटा, कंसीडर करेंगे इसके एग्जांपल। देखो क्या केस आएगा एग्जांपल में। हाइड्रोजन का कंसीडर कर सकते हो H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इन द सेम मैनर C612, C613 एंड C614, ये भी क्या है बेटा? आइसोटोप्स है किसके? कार्बन के। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स का देखो नीचे हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम है हर एक केस के अंदर। देखो अगर आप चेक कर रहे हो बेटा यहाँ पे दिस इज एटॉमिक नंबर और हर एक केस में एटॉमिक नंबर सेम है बट जो मास नंबर है वो क्या अलग है। दैट इज व्हाई दे आर आइसोटोप्स। यहाँ पे भी देखो मास नंबर डिफरेंट है कार्बन का और एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? यहाँ पे सेम है। दैट इज व्हाई दे आर आइसोटोप्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले बेटा। अब देखो डी, हम डी की बात करें यहां पे तो दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? व्हेन टू एलिमेंट्स और टू एटम्स हैव सेम मास नंबर, अगर उनका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या हो बेटा? उनका डिफरेंट हो, तो हम उनको बोलेंगे आइसोबार्स। तो उनका नाम क्या होता है? आइसोबार्स। क्लियर है? यहां पे देखो उल्टा केस हो गया है, आइसोटोप से उल्टा केस हो गया है। सेम मास नंबर होना चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए। मास नंबर सेम हो और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो हम उसको बोल देते हैं आइसोबार। अगर एग्जांपल दें यहां पे तो आप दो एग्जांपल याद रख लो फॉर टाइम बिंग। आर्गन 1840, कैल्शियम 20 एंड 40। अब देखो इन दोनों केस में क्या है? एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है बट दे बोथ हैव सेम मास नंबर। दोनों का मास नंबर कितना है? 40 है बेटा। दोनों का मास नंबर कितना है? 40 है। क्लियर है? तो जिन भी एलिमेंट्स के अंदर या जिन भी एटम्स के अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट और एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। नेक्स्ट देखो बेटा ई, आइसोटोन्स। If we talk about isotones, तो इसमें क्या होता है? देखो if two atoms have same number of neutrons, अगर किन्हीं दो एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। जो हम यहां शो कर रहे हैं देखो, these are isotones because they have same number of neutrons, उनको अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। क्लियर है? अब एग्जांपल दे देखो इसका, टॉक अबाउट द एग्जांपल। तो एग्जांपल आप याद रखो, कैसे याद रखोगे बेटा? देखो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन C614 एंड ऑक्सीजन
8 और 16। कार्बन कितना है C6 14 और ऑक्सीजन कितना है 8 और 16। अब देखो बेटा यहां पे क्या केस है, मास नंबर ऑफ कार्बन इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है, मास नंबर कितना है कार्बन का यहां पे 14, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लो तो कितने आ गए 14 में से 6 गए n, and n is equal to 8. You will get 8 neutron in case of carbon. कार्बन में 8 न्यूट्रॉन आ गए। In the same manner, you can calculate the number of neutron in the oxygen. कैसे देखो, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है इसका 16, प्रोटॉन कितने 8 प्लस न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, 8 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो यहां पे भी कितने न्यूट्रॉन आ गए 8। These two elements have same number of neutrons and that is why we call them isotones. इसीलिए हमने क्या बोल दिया इन्हें, isotones का नाम दे दिया है। We call them isotones कि ये दोनों क्या है आइसोटोन हैं, आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक स्पीशीज होते हैं। डन। अब देखो नेक्स्ट EF होते हैं आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है बेटा। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो यहां पे हम कहेंगे डेफिनेशन में हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कोई भी स्पीसीज हो बेटा, ये देखो यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाई मैंने, वो किसी भी तरह की कोई भी स्पीसीज हो, अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं देन सच काइंड ऑफ स्पीसीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह देते हैं बेटा। क्लियर है। अब जो इसके एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, वो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे बेटा अगर मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं तो मैं ऊपर लिख देता हूं एग्जांपल, कहीं नीचे विजिबल ना हो, उस केस के अंदर देखते हैं बेटा। देखो देखो बेटा एग्जांपल्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो एग्जांपल क्या आएंगे यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। देखो इसमें एटम भी आ गए, इसमें कैटायन भी आ गए और इसमें एनाइन भी आ गए। तो इन सब के अंदर जो ये सारी की सारी स्पीसीज है दे हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप चेक कर सकते हो बेशक किसी भी स्पीसीज के अंदर। इसी तरीके से बेटा अगर आप और एग्जांपल देना चाहो यहां पे और दे सकते हो। देखो कई बार बुक्स में लिखे होते हैं, जैसे S2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव एंड आर्गन K1 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं एंड दे ऑल हैव 20 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दे ऑल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। सबके पास कितने हैं बेटा
18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी हम शो कर रहे हैं, दे ऑल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है बेटा? वो स्पीसीज होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो देखो, आपको चेक करना होगा कि कौन कौन सी स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह सकते हैं। और आप कहे चेक करोगे? सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो, जिनके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे वो सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहेंगी बेटा। क्लियर है? तो देखो, ये कुछ कंसेप्ट थे बिफोर स्टार्टिंग द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये कुछ कंसेप्ट थे, और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से पहले ना बहुत सारी डिस्कवरी हमें जरूरी है। डिस्कवरी मतलब, क्योंकि बोहर ने जब अपना कंक्लूजन दिया और बोहर एटम का मॉडल दिया, उससे पहले रिसर्च तो चल ही रही थी बेटा, तो उसको मॉडल देने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन उसके बीच में जो रिसर्च हुई, उस रिसर्च का भी उसने अपने मॉडल के अंदर यूज किया। इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें बेटा बहुत पढ़नी पड़ेंगी इस केस के अंदर। अब देखो, ये छोटी छोटी चीजें हमारे पास ये आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेक्स्ट क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब आपको बताता हूं बेटा। पहले देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम सन। वो सन से आ रही थी, ठीक है बेटा। तो कुछ लोग ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे हैव अ पार्टिकल कैरेक्टर, उनका पार्टिकल कैरेक्टर होता है। और कुछ ये मानते थे कि इसका वेव कैरेक्टर होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी शुरू हुई, तो उस टाइम पे क्लासिकल फिजिक्स चलती थी या क्लासिकल थ्योरी चलती थी। वहां पे बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी नहीं थी पॉसिबल उस टाइम के ऊपर, तो वहां पे न्यूटन्स की फिजिक्स चलती थी। तो न्यूटन्स ने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे हैव कार्पसल्स, ठीक है। और कार्पसल्स होने के कारण बेटा क्या है, वो बहुत सारे इफेक्ट को शो करती है, लेकिन वो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे कंसेप्ट को शो नहीं करती, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या कहा था बताता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव कॉर्पसल्स होते थे बेटा उसके अंदर, which do not show interference and diffraction experiments। मतलब इसके कार्पसल्स के बेस पे हम इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न्स को शो नहीं कर सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो न्यूटन की थ्योरी थी बेटा, क्लासिकल जो थ्योरी थी, उसने ये कहा था कि रेडिएशंस के अंदर कार्पसल्स होते हैं, और कार्पसल्स क्या करते हैं, वो सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं। और पार्टिकल बिहेवियर की तरह वो जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो पार्टिकल की तरह ही शो करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पढ़ चुके थे। कौन से एक्सपेरिमेंट बेटा शो करेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम लोग उस टाइम तक जान चुके थे। लेकिन जो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न था बेटा, वो कुछ और ही था। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो आपके पास पैटर्न था, दैट इज क्वाइट डिफरेंट पैटर्न बेटा। तो वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये पैटर्न सेट नहीं आ रहा था। मतलब ये थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का पैटर्न तो शो कर रही थी, लेकिन न्यूटन कहता है कि वो ये पैटर्न शो नहीं करेंगे।
तो उनको कंफ्यूजन थी कि ये कार्पसल्स है भी कि नहीं है, ये पार्टिकल बिहेवियर शो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आया न्यूटन के बाद बेटा, एंड ही वाज हाइगन। ये न्यूटन है एंड ही वाज हाइगन। हाइगन्स, उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड associated with it। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, एंड दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में रेडिएशन चल रही है उस डायरेक्शन में उसके साथ सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की दोनों परपेंडिकुलर बिहेवियर शो करेंगे। मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बेटा, सारे के सारे आपस में परपेंडिकुलर थे। मैं आपको शो करता हूं वो किस तरीके से परपेंडिकुलर नेचर शो कर रहे थे बेटा। यहां पे देखो, देखो बेटा, अब ये कैसे मैं अलग अलग तरह से हर एक चीज शो करूंगा, आप कोशिश करना समझने की। ठीक है, ये देखिए मेरे पास है ब्लैक, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। बेटा जो थोड़ा गीला है बोर्ड, इसको थोड़ा सा और रब करके सुखा दे। देखो बेटा अब चेक करो, इस डायरेक्शन में ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डन। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ग्रीन लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद सन रेज। अब देखो दूसरी क्या है बेटा, यहां पे ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड associated with EM rays बेटा, they are perpendicular to each other, they all are perpendicular। how देखो बेटा ध्यान सुनना, ये मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मान लिया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डन। अब इसमें ऊपर से ले जाओ इसे, ये परपेंडिकुलर नेचर शो हो रहा है देखो, तो क्या ये 90 एंगल भी बन रहा, एक रे ऐसे जा रही है ऐसे परपेंडिकुलर इसके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ऐसे जा रही है जो, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरी जा रही है बेटा देखो ऐसे, तो ये भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ये तीनों, एक ऐसे वाली और एक ऐसे वाली, ये तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं।
तीनों क्या कर रही है, 90 का एंगल बना रहे हैं आपस में बेटा। क्लियर है? तो हमने यही तो कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट एंड दीज फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ साथ वो क्या है बेटा, दूसरा अपने डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर है और आपस में भी एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलर नेचर शो करती है। तो वहां पे हमने इस तरीके से शो कर दिया बेटा कि ये आ गया केस। अब इसी की हेल्प से जो हाइगन था, ही एक्सप्लेन्ड interference and diffraction experiment. He explained interference and diffraction experiment and said, and उसने क्या कहा, light has वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर होता है। जिस भी लाइट से बेटा इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जैसे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किए जाएंगे, इसका मतलब लाइट किस तरीके का नेचर शो कर रही है बेटा, वहां पे वेव नेचर शो कर रही है। तो अब इसी लाइट के साथ बहुत छोटे छोटे टर्म्स एसोसिएट है बेटा। वो देखो कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट है इसके साथ। देखो बेटा, फर्स्ट वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, याद रखो इसको, वी कॉल इट लैम्डा। लैम्डा, ठीक है बेटा। अब देखो ये होता क्या है, इट इज द distance between two successive crusts or ट्रफ। दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, वन वेवलेंथ बोलते हैं। देखो अगर ग्राफिकली या डायग्राम से शो करें तो हम लोग, ये केस आ गया। अब ये जो केस है ऊपर, हाइट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको बोलते हैं क्रस्ट, एंड डेप्थ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बेटा, एक हाइट है और दूसरी क्या है, डेप्थ है। तो क्रस्ट और ट्रफ। अब दो सक्सेसिव क्रस्ट, मतलब एक ये रहा एक ये रहा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस देखो बेटा, ये वाला, दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 लैम्डा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लैम्डा बोलते हैं। या आप ये भी कह सकते हो दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये है देखो, और इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट 1 लैम्डा। इसको भी हम 1 लैम्डा कहते हैं। तो ये होता है बेटा केस कि दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिफरेंस और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिफरेंस को हम 1 लैम्डा कह देते हैं बेटा। क्लियर है? तो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो वेवलेंथ है बेटा, जनरली वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसको ज्यादातर मेजर करते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, हो सकता है पिकोमीटर में मेजर करें। तो बहुत सारी यूनिट यूज की जाती है इसकी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, क्योंकि बहुत छोटी वेवलेंथ होती है लाइट के पार्टिकल्स की, सॉरी लाइट की वेव्स की बेटा। तो उसके लिए हम बहुत छोटी यूनिट यूज करते हैं ताकि हम उसको एक वैल्यूएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। डन। तो ये होगी 1 वेवलेंथ बेटा। वेवलेंथ क्या होती है इस केस के अंदर। अब देखो दूसरा केस इसमें, सेकंड, वेवलेंथ आ गई।
अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, स्मॉल सी से। एट अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द लाइट बेटा। तो वेलोसिटी जो होती है लाइट की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली फिक्स टर्म, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट और 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट की वेलोसिटी है बेटा, जो आपको याद रखनी है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हर एक जगह में सेंटीमीटर में क्या होगी, मीटर में क्या होगी और किलोमीटर में क्या होगी, या एक याद कर लो, बाकी कन्वर्जन याद कर लेना, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट का केस तो आपको पता ही है, और ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो बेटा कि हमारी साइंस जो है वो ये कहती है कि अगर कोई भी चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से की स्पीड से मूव करती है तो उसके लिए टाइम पास नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करती है, जैसे सपोज करो मैं हूं बेटा और मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूं, किसी भी हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हो सकता है किसी प्लेन के अंदर, और लाइट की उस प्लेन की स्पीड इतनी है विच इज इम्पॉसिबल, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सपोज करो इतनी है बेटा, और मैं वो प्लेन लेके बेटा बाहर चला जाता हूं स्पेस में, और वहां पे मैं इतनी स्पीड से घूम रहा हूं, डन, और मैं 20-25 साल बाद या 30 साल बाद वापस आता हूं, तो यू विल फाइंड मी एज इट इज। आपको मैं इसी फॉर्म में मिलूंगा, इसी यंग फॉर्म में मिलूंगा या बुढ़ापे वाली फॉर्म में मिलूंगा, बट आपकी जो एज है वो बड़ी हो जाएगी और आपकी एज आपके फेस पे दिख रही हो। तो ये आइंस्टाइन का कंसेप्ट था कि अगर कोई भी स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है स्पेस में, तो वो कभी भी बुढ़ा नहीं होगा, उसके लिए कभी टाइम पास नहीं होगा, उसके लिए कोई टाइम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप लाइट की हेल्प से, लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हो स्पेस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसी बेस पे दे आर ट्राइंग टू फॉर्म टाइम मशीन, जो हम कहते हैं ना कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ऐसी मशीन बना चुके हैं बेटा जिसमें हम नैनो पार्टिकल या उससे भी छोटे पार्टिकल को, एक एटम को बेटा 10⁻⁻15 वाले एटम को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज चुके हैं। टाइम मशीन इस तरीके से काम कर रही है कि हम बहुत छोटी स्पीसीज को भेज पाए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह और एक समय से दूसरे समय में। एंड द scientists are doing research, they have been doing research on this topic, and they are trying to go in the past and try to go in the future with the help of this velocity of light, which is quite impossible to achieve by any particular instrument। जो भी हम बना रहे हैं उसकी हेल्प से हम इसको अचीव नहीं कर सकते बेटा, बहुत मुश्किल होता है थोड़ा अचीव करना इस केस के अंदर। तो ये सेकंड कंसेप्ट है बेटा, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो थर्ड केस बेटा, यहां पे उससे पहले हमें रब करना पड़ेगा ये। देखो बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लाइट के बारे में, विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है यहां पे, सेकंड थर्ड बेटा, क्लियर है। ये हो गया वेवलेंथ, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं करली वी और इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं न्यू।
ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, न्यू, व्हाट वी कॉल इट, न्यू। डन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है बेटा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज करो बेटा, हमारे पास कोई बंदा है, जैसे मैं हूं सपोज, ठीक है, और मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं। अब यूनिवर्सिटी जाने की मेरी दिन में फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार जाता हूं? 1 बार जाता हूं, 2 बार जाता हूं, 3 बार जाता हूं, 4 बार जाता हूं, हो सकता है बेटा 10 बार जाता हूं। तो मेरी 10 टाइम फ्रीक्वेंसी है, मेरी फ्रीक्वेंसी का 10 टाइम्स है टू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाने की। तो वही हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेवलेंथ 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार पास हो रही है बेटा। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी बेटा। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रीक्वेंसी का केस कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का तरीका क्या होता है बेटा? मतलब इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? या तो यूनिट यूज करो इसकी, यूनिट्स बेटा क्या यूज करोगे यहां पे? या तो हम यूज करते हैं पर सेकेंड और HZ, दैट इज हर्ट्ज, पर सेकेंड और हर्ट्ज बेटा, ये दो यूनिट यूज की जाती है फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर। डन। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको इन तीनों का रिलेशन बताऊंगा बेटा। वेवलेंथ, सी वेलोसिटी एंड न्यू लैम्डा, these 3 physical quantities are related to each other like this. C is equals to nu lambda. जो velocity of light है that is equal to nu and lambda बेटा। क्लियर है? तो ये रिलेशन याद रखना, इसका हम यूज करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। डन। तो ये याद रखना, रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, जो हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, फोर्थ, एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट और ट्रफ फ्रॉम लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है किसी भी क्रस्ट का और ट्रफ का, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वो वेव का एम्पलीट्यूड होता है बेटा। जैसे ये वेव बनाई हम लोगों ने, क्लियर है? सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, सो दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये क्या होगा बेटा? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। ठीक है, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये होता है। अब देखो नेक्स्ट, फिफ्थ, एम्पलीट्यूड के बाद वेव नंबर। वेव नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। न्यू बार से बेटा। ठीक है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ waves present in 1 centimeter of length। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होंगी, दैट विल गिव यू वेव नंबर बेटा। क्लियर है? और कई बार ऐसे भी बोलते हैं इसको, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ
वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। डन। अब देखो जब रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, तो जो यूनिट्स होंगी इसकी वो भी क्या आएंगी बेटा, यहां पे देखो वेवलेंथ की जो भी यूनिट होगी उनको इनवर्स कर लो। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ यूनिट्स, उनका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ यूनिट्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट वी विल गेट वेव नंबर, वो हमें वेव नंबर मिल जाएगा। तो देखो ये एम्पलीट्यूड है एंड दिस इज द वेव नंबर, ये वेव नंबर है। ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है 1 2 3 4 5 दे ऑल आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो बात करेंगे बेटा हम यहां पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस लाइट पर्टिकुलरली, कि इस लाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। दिस लाइट EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी बेटा हमारी, दे कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें हैं बेटा, और कौन कौन सी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मिलता है। चलो पहले इसको रब करता हूं, फिर हम चेक करते हैं बेटा इसको।